नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। इस वक्त पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कई तरह के खतरात में घिरता जा रहा है। हालांकि दहशतगर्दी इस मुसीबत की घड़ी में भी पाकिस्तान के लिए एक ऐसा नासुर बना हुआ है जिससे निजात हासिल करना पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए भी सबसे मुश्किल अमर साबित हो रहा है। गुज़श्ता दिनों भी दहशतगर्दी का एक ऐसा ही वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया, जहां दहशतगर्दों ने मार्केट माइंस की सिक्योरिटी में मामूर फ्रंटियर कोर के जवानों को मार्केट रोड क्वेटा में देसी साख्ता बम के जरिए निशाना बनाया, जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। इसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। हर रोज भड़कती दहशतगर्दी की आग ने पाकिस्तान में अब एक भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। शिद्दत पसंदों की गैर इंसानी हरकतें पूरे मुआशरे को तबाह करने पर आमादा हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसियां ऐसी हैं जो इससे निजात दिलाने की बजाय और हवा दे रही हैं। यही वजह है कि दहशतगर्द मुसलसल खुदकुश हमले करके आम शहरियों के साथ साथ पुलिस एहलकारों और सियासी लीडरान को मौत के घाट उतार रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी दहशतगर्दी का एक ऐसा ही वाकया बलूचिस्तान में पेश आया, जहां दहशतगर्दों ने मार्केट माइंस की सिक्योरिटी में मामूर फ्रंटियर कोर के जवानों को मार्केट रोड क्वेटा में देसी साख्ता बम के जरिए निशाना बनाया, जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। जो वाक़या पेश आया है उसमें ISPR की जो तफसीलात फराहम की गई, उसके मुताबिक दहशतगर्दों ने सड़क पर नस्ब एक IED की मदद से फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। इन हलाकतों के बाद ये हकीकत एक बार फिर वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्द गिरोह, उनके खैरखाह और तरगीब देने वाले हैं। लिहाजा अब अच्छे या बुरे दहशतगर्दों के हवाले से किसी स्ट्रेटेजी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। इंतजामी एतबार से पुलिस एहलकारों पर हमला सिक्योरिटी के नकाइस की बिना पर हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक नुक्ता नजर से देखा जाए तो ये इंतजामी पॉलिसी की नाकामी को जाहिर करता है। ये पॉलिसी पाकिस्तानी सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के दरमियान पेंडुलम बन चुकी है, जिसकी बिना पर आए दिन सानेहात जन्म ले रहे हैं। एक अच्छी फजा को कायम रखने के लिए इन सियासी पार्टियों को किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इनके किरदार को ही आवाम देखते हैं। आवाम देखते हैं कि हमारा लीडर कौन सा है, हमारा लीडर क्या फसाद पसंद है, क्या अमन पसंद है, और ये अमन पसंद में कौन से लोग हैं जो अमन चाहते हैं और कौन ऐसे लोग हैं कि जो फसाद चाहते हैं। दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। रोजाना दर्जनों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, बीमारी, बिजली, गैस और पीने का साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी और दीगर कई संगीन मसाइल का पाकिस्तानी कौम को सामना है। लेकिन दहशतगर्दी के मुकाबले में ये मसाइल बहुत छोटे नजर आते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह दहशतगर्दी का खात्मा हो, क्योंकि जिंदगी के तहफ्फुज़ के बगैर बाकी सब कुछ बेकार है। हालांकि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए शुमाली वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दहशतगर्दाना हमले आज भी वैसे ही जारी हैं जैसे ऑपरेशन से पहले हो रहे थे। बलूचिस्तान में फिर से रोजाना कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश आने लगा है। कराची में आज भी रोजाना 10 से 12 लोग दहशतगर्दी की अंधी गोली का शिकार बन रहे हैं। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उन असबाब के खात्मे पर तवज्जो न दी जाए जो दहशतगर्दी को जन्म दे रहे हैं।
साथ ही साथ दहशत गर्दी की तरबियत गाहों और पनाह गाहों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। दहशत गर्दी और बम धमाकों में हो रहे नुकसानात की तलाफी के लिए तमाम तर हुकूमती वसाइल और जराए इस्तेमाल में लाकर अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर यकीनी बनाना होगा और दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत है। तभी जाकर दहशत गर्दाना वारदातों पर काबू पाना मुमकिन हो सकेगा। इस समत में क्वेटा के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करना भी लाजमी होगा, जहां गुज़श्ता दिनों दहशतगर्दों ने कारखानों पुलिस चेक पोस्ट के करीब धमाका करके 5 खवातीन, 1 पुलिस एहलकार और 4 दीगर अफराद को बुरी तरह जख्मी कर दिया। पहले से ही टारगेट किलिंग और दूसरी दहशतगर्दाना वारदातों के जख्मों से लहूलुहान हो चुके अवाम की जिंदगी बंदूक से निकलती गोलियों के इशारे पर चलने को मजबूर है। जान हथेली पर रखना, मौत के साए में रहना यहाँ के अवाम का मुकद्दर बन चुका है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अवाम ही नहीं, हुक्मरानों की भी आंखें बंद हैं। पाकिस्तान की फिजा में बारूद की बू फिर से बढ़ने लगी है। रोजाना मजहबी, नस्ली और लिसानी तशख़्ख़ुश की बिना पर लोगों को चुन चुन कर मार दिया जाता है। रात का सन्नाटा कलाशनिकोव और गनों की तरतराहट से रेजा रेजा हो जाता है और हर आने वाला दिन रोजाना उठने वाले जनाजों का चश्मदीद गवाह बनता है। गलियां बोरी बंद लाशों के बोझ तले हाँपती और सहमी हुई सिसकियां भरती नजर आती हैं। दहशतगर्दी की वारदातों से पाकिस्तान का कोई भी इलाका महफूज नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इन दिनों दहशतगर्दी की वारदातों का मुसलसल हदफ बन रहा है और वक्फे वक्फे से कोई न कोई अलमनाक सानेहा रूनुमा होता रहता है। लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार फर्ज शनासी और जिम्मेदारी के साथ बरवक्त कार्रवाई करके उन हमलावरों को ठिकाने लगाने या पकड़ने में कभी कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से दहशतगर्दी की ये वारदातें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात का बाइस बनती रहीं। नाकाबंदी के साइड पे है। आपने देखा है कि हमने जो काउंटर आईडी स्ट्रेटजी का फेंस ऑफ पुरांग है, हमने वो वेट नहीं करते फायर फाइटर की तरह, सारी सर्चिंग एडवांस में करते हैं। लेकिन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया और अब हम जरा थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। ये जो इंसिडेंट आप पूछते हैं, आपने देखा पहले तो हमने पुलिस आजकल रेस्क्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। वो रेस्क्यू के बाद ताकि जितनी जानें बचाई सकें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। अभी हमारी क्राइम सीन यूनिट आई है, पीडी यूनिट आई है और उसके बाद जो हमें फोरेंसिक एविडेंस मिले हैं वो स्प्लिंटर्स हैं हैंड ग्रेनेड के, यानी कि कोई प्लांट आईडी नहीं की गई, आईडी इंसिडेंट नहीं है। ये हैंड ग्रेनेड लॉक करके कोई या तो वो भाग गया है, इंशाल्लाह उसके एविडेंस हमने उठा ली है और काफ़ी चीज़ें हमें मिल गई हैं जिस इन्वेस्टिगेशन को हम बहुत अच्छी लीड देंगे इंशाल्लाह। ये पेशावर है जहां गुज़िश्ता दिनों कारखानों पुलिस चेक पोस्ट के करीब दहशतगर्दों ने धमाका कर दिया, जिसमें 5 खवातीन, 1 पुलिस एहलकार और 4 दीगर अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए। ये धमाका दस्ती बम से किया गया था। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान सूबाए खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुताद्दिद हमले हो चुके हैं। लड़ी कोतल में बारूद सुरंग के धमाके में फ्रंटियर कोर का एहलकार हलाक हो गया था। इससे कब्ल सूबाई असेंबली के बाहर बम धमाके में 11 अफराद जख्मी हुए थे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान सूबाए खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कई इलाकों में हुई एक के बाद एक कई दहशतगर्दाना वारदातों में सैकड़ों
दहशत गर्दों की पनाहगाहों को लेकर कई बार सफाई देता रहा, जबकि हक्कानी नेटवर्क, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-झंगवी और अफगान तालिबान जैसी कई दूसरी दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने ट्रेनिंग कैंप चला रही हैं, जहां से दहशतगर्दों को मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग कराई जाती है। ये वही बेस कैंप हैं जहां पर खुदकुश हमलावरों को तैयार किया जाता है। दहशतगर्द इन बेस कैंपों का भरपूर फायदा उठाते हैं और खुलेआम अपनी कार्रवाई को अलग अलग मकामात पर अंजाम देते हैं। पाकिस्तानी फौज ने टीटीपी के खिलाफ तो ऑपरेशन का दिखावा किया, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा जैसी तंजीमों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान आज दो राहे पर खड़ा है। एक तरफ फौज की बालादस्ती है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों ने अपनी रिट कायम कर रखी है और इन दोनों के बीच में पाकिस्तानी आवाम बुरी तरह पिस रही है। पाकिस्तानी फौज ने तकरीबन 50 बरसों से अपनी बालादस्ती कायम कर रखी है और दहशतगर्दों की हमेशा पुश्त पनाही करती आई है, लेकिन आज वही दहशतगर्द पाकिस्तानी फौज के लिए दर्दे सर बने हुए हैं, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी आवाम के साथ साथ पाकिस्तानी फौज को भी भुगतना पड़ रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की जारिहाना कार्रवाइयों की वजह से आज पूरा पाकिस्तान गुस्से में है। हालांकि पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अवाम को खौफजदा कर दिया है। साथ ही शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन भी हो रहे हैं। लेकिन ये जंग इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि फौज को तालिबान के अलावा कई दूसरी दहशतगर्द तंजीमों का सामना है। हालांकि फौज से जब भी सवाल किया जाता है, वो यही कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हम खुद भी दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो कल बोया था, वो आज काट रहा है। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को कुछ तोहफे दिए हैं। उनमें एक जिहाद के नाम पर फसाद, एक क्लाशिनकोव, एक हीरोइन, और ये ऐसे तोहफे हैं जो पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बन रहे हैं। आज तालिबान की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो पाकिस्तान के कई इलाकों पर अपना कब्जा कायम किए हुए हैं, जिनके पास आज खतरनाक हथियार हैं, पैसे हैं और बेशुमार खुदकुश हमलावर हैं। और जब तक इन दहशतगर्दों का खात्मा नहीं किया जाएगा, तब तक पाकिस्तानी हुक्मरान, फौज और अवाम के लिए खतरा बना ही रहेगा, क्योंकि तालिबान कभी भी सामने आकर हमले नहीं करते। वो हमेशा छुप कर ही पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। जनरल अयूब खान के दौरे इख्तिदार से फौज ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया था, लेकिन 1953 से ही पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत का आगाज हो चुका था, जिसमें सैकड़ों अहमदी मारे गए थे। इन्हें शिया फिरके से ताल्लुक रखने वालों ने निशाना बनाया था, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी फौज ने पहली बार तख्ता पलट किया था। फिर फौज की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली। 1965 की जंग हारने के बाद और बिगड़ते माली हालात की वजह से जनरल अयूब खान को इख्तिदार छोड़ना पड़ा। फिर 1978 से 1988 तक जनरल जियाउल हक ने इख्तिदार और पाकिस्तान की डोर अपने हाथों में ले ली और तानाशाही का बर्ताव पाकिस्तानी अवाम पर रवां रखा। मजहबी इंतहा पसंदी को भी जियाउल हक ने खूब परवान चढ़ाया, जिसकी सजा आज पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन जब करे जब चंद कलअदम तंजीमें हों। हुआ ये है
کہ جہاد کے نام پر لوگوں کو جمع کرتے رہے، اسلحہ بانٹتے رہے، اور ہوتے ہوتے تنظیموں نے انڈے بچے دے دیے اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے کہ اب وہ حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ دوم بات یہ ہے، آنے والی حکومت جانے والی حکومت سے، صوبائی حکومت شہری حکومت سے انتقام لینے کے لیے انہیں غنڈوں کو انتظام کرتی ہے۔ پاکستانی فوج نے شدت پسندی کو جو بڑھاوا دیا، اسی وجہ سے آج بھی پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی کرتی نظر آتی ہے۔ آج بھی پاکستانی فوج میں کئی ایسے افراد موجود ہیں جو لشکر طیبہ اور جیش محمد سمیت کئی دہشت گرد تنظیموں کو کھلے عام کچھ روپے کا لالچ دے کر دہشت گردانہ وارداتوں کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دہشت گردوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ حکومت سے لوہا لینے تک کو تیار ہیں اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ پاکستان میں 2018 میں ہوئے عام انتخابات کے بعد لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ اب وہ سورج طلوع ہو چکا ہے، جس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، مہنگائی میں کمی آ جائے گی اور لوڈ شیڈنگ سے نجات مل جائے گی۔ کہا جاتا تھا کہ 25 جولائی 2018 کا سورج نوید انقلاب بن کر طلوع ہوا ہے، لیکن پاکستان کی تقریباً 73 سالہ تاریخ کے تناظر میں یقین تو کیا، گمان سے بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورج عوام کے لیے وہی خوشحالی اور امن کے سندیشے لائے گا جس کا یقین سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما دلایا کرتے تھے۔ کتنے بھولے ہیں پاکستانی عوام، انہوں نے کیسے یقین کر لیا کہ ایک دائرے میں محدود نئے چہروں کے جھرمٹ میں ہر سو پھیلی پرانی اور آزمودہ صورتوں کی موجودگی میں آگے وہی سب کچھ نہیں ہوگا جو ہوتا آیا ہے، کیونکہ دن بدن بڑھتی مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ کون سی چیز ہے جس کو آگ نہیں لگی ہوئی ہے سوائے انسانی زندگی کے، جو پہلے بھی ارزاں تھی اور آج بھی سستی ہے۔ اسپتال ویسے کے ویسے ہیں، دوائیں پہلے کی طرح ناپید ہیں، ماحول آلودہ ہے اور صاف پانی اب بھی اکثریت سے دور ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی حکومت کا پلان پانی سے گاڑی چلانے کا فارمولا تھا؟ ذرا سوچئے، ایک ایسا ملک جہاں آئے دن گلی کوچوں اور بازاروں میں بم دھماکے ہوتے ہوں، جہاں اگر تاجر بھتہ نہ دے تو ان کی دکانوں اور گھروں پر بم پھینکے جاتے ہوں، ان کے بچوں کو مار ڈالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہوں اور تاوان کے لیے انہیں اغوا کر لیا جاتا ہو، جس ملک میں اسکولوں کو بموں سے اڑایا جاتا ہو، طلبہ اور طالبات کی بسوں پر خودکش حملے کیے جاتے ہوں، اساتذہ کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہو، جہاں نہ مساجد محفوظ ہوں، نہ خانقاہیں اور نہ مزارات، جہاں شدت پسند اپنی مرضی کا قانون نافذ کرنے کے لیے بزرگوں، بچوں اور عورتوں کا بے درے خون بہا رہے ہوں، جہاں مسافروں کو بسوں سے اتار کر اس لیے مارا جاتا ہو کہ ان کا تعلق کسی دوسرے مسلک یا صوبے سے ہے، ایک ایسا ملک جہاں بے شمار بچے، بزرگ اور خواتین اپنے پیاروں کی تصاویر اٹھائے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں، جہاں ویرانوں سے روزانہ نوجوانوں کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہوں، جہاں کی سڑکیں شدت پسندوں کے لیے محفوظ لیکن عوام کے لیے غیر محفوظ ہوں، جہاں عوام کی حفاظت پر مامور اہلکار عوام کا تحفظ کرنے کے بجائے خود اپنی جان کی حفاظت کے لیے اونچے قلعوں میں بند رہنے پر مجبور ہوں، اور وہاں کے وزیر اعظم کی سوچ اگر ایسی ہوگی تو بھلا اس ملک کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں، اس ملک کی معیشت کیسے سدھر سکتی ہے، وہاں سے بدامنی کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس ملک کا بنے گا کیا؟ حکومت تو خاموش ہے، صرف تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اب مسلمانوں کا کوئی حشر جتنا دیکھ رہے ہو آپ، گھر سے بندہ نکلتا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے تو واپس بھی لوٹے گا یا نہیں۔ کس بات کا گورنمنٹ انتظار کر رہی ہے؟ آرمی ہے جو بھی ہے مقصد ایکشن لیں، کیونکہ ڈے بائی ڈے جیسے کوئٹہ میں اور یہ پاکستان میں جو سلسلے چل رہے ہیں، مقصد یہ جب تک ہائی لیول پہ وہی نہیں ہوں گے آپریشن، یہ نہیں کلوز کریں گے، مقصد جب تک یہ نہیں سلسلہ رکے گا۔
मुक़्तदिर हलकों की जानिब से मुस्तक़बिल के स्ट्रैटेजिक मफादात के हुसूल की खातिर और फ़िरक़ा वराना तंजीमों की सरपरस्ती के बाइस पाकिस्तान में मसलक और फ़िरक़े की बुनियाद पर भी दूसरे फ़िरक़ों के अफराद का कत्ल करने का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। अगरचे फ़िरक़ा वराना दहशतगर्दी की इब्तिदा ज़ियाउल हक़ के दौर में हुई और अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर इसका पहला शिकार बने, लेकिन इसे उरूज नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में हासिल हुआ। मियां नवाज शरीफ ने उस जमाने में मियां नवाज शरीफ ने खुद ये कहा था कि मैं ज़ियाउल हक़ के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, और जब उनको ये कहा जाता था कि वो मार्शल लॉ की निशानी है, ज़ियाउल हक़ की निशानी है, तो वो बुरा नहीं मनाते थे। आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक़ की जो पहली 1 या 2 बरसी हुई थी उनमें खुद मियां साहब शरीक हुए, बड़ी सपोर्ट उन दी, और वो कहते थे कि हम ज़ियाउल हक़ के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इस फ़िरक़ा वारियत से निपटने के लिए नवाज शरीफ ने 1991 में इस बात की कोशिश की कि शिया और सुन्नी मसालिक के उलेमा को एक मेज पर बैठाकर उन्हें इस बात पर आमादा किया जाए कि वो पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर अमल करते हुए एक दूसरे के अकायद का एहतराम करें। वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रहे और तकरीबन 30 के करीब उलेमा व मशाइख ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के तहत होने वाले मुआहदे पर दस्तखत किए। 1992 में होने वाले इस मुआहदे के बाद पंजाब में फ़िरक़ावारियत में कमी आई, लेकिन ये अफरियत आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की सरहदों से निकलकर पाकिस्तान के दूसरे सूबों तक फैलना शुरू हो गई। इसी बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब भी दहशतगर्दी के मसले पर लबकुशाई करते नजर आए। मैं जो कदम देखना चाहता हूं कि अगर हम डायलॉग में सिंसियर हैं, तो जिस तरह अमेरिकनों ने कतर में तालिबान का ऑफिस खोला है, कोई कम से कम मुज़ाकरात के लिए कोई उन ग्रुप्स को इनवाइट करें कि डायलॉग के लिए कोई ऑफिस खोलें, सीज फायर हो, और फिर पता चले कि अगर फिर कोई धमाका होता है तो उनसे पूछे कि ये कौन कर रहा है। इस तरह तो कभी भी डायलॉग चलेगा नहीं कि जैसे डायलॉग शुरू होगा कोई धमाका होगा फिर कहेंगे मारना शुरू कर दो। वो तो 9 साल से हम कर रहे हैं। 9 साल से हमने क्या किया है? को मुझे बताएं, पाकिस्तानी बताएं कि आज हमारी जिंदगी ज्यादा मुश्किल में है या 9 साल पहले थी। पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी के फितने को खत्म करने का इनका ये नुस्खा खतरनाक हद तक सादा था। इसलिए इमरान खान को पाकिस्तानी तालिबान के लिए सबसे ज्यादा नर्म गोशा रखने वाला शख्स समझा जाता है। मैदान सियासत के ये अनाड़ी खिलाड़ी साफ गो तो हो सकते हैं, लेकिन दानिशमंद नहीं। ये कोई पहली बार तो इनका रवैया तालिबान के साथ सामने नहीं आ रहा। यही ऑफिस भी खुलवा रहे थे, ये पॉलिटिकल स्ट्रीम में भी ला रहे थे, ये मुज़ाकरात की टेबल पे भी लेके बैठे हुए थे। यही हकीमुल्लाह महसूद और बैतुल्लाह महसूद को ऑन रिकॉर्डेड इनके शहीद के दर्जे दिए हुए के बयानात मौजूद। तुमने हमेशा शहीद का दर्जा उनको दो, हकीमुल्लाह महसूद को भी रिफॉर्म कर लेते, सिखा देते पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। तुम भी जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते, तो परवेज मुशर्रफ को तो तुम खुलेआम गद्दार कहते हो और उनको वफादार कह के उनको तुम तालीमी सरगर्मियां देके धूल झोंकते हो। अब निकल के देखना, तुम्हें पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी तरह पहचान गई। इस कौम को हम बताते थे कि ये तालिबान के सबसे बड़े सरपरस्त है। ये कौम इन्हीं के जलसों में जाके नाची, दर हकीकत वो हमारी लाशों पे नाचे। लोग अपने लाशें उठाने के बाद इनके जलसों में नाचते रहे, इनको फंड करते रहे। इस कौम के फंड करने वालों का एक एक पैसा इस बारूदी धमाके के अंदर। पाकिस्तानी तालिबान का उनके अफगान साथियों के साथ तकाबुल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने तो अपने ही मुल्क में नाफिज दस्तूर के खिलाफ बगावत करके अपनी मुसल्ले अफवाज के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है, जिसका निशाना निहत्थे, बेबस और लाचार अवाम बन रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तानी तालिबान की सफों में बहुत से ज़ैली ग्रुप्स शामिल हो चुके हैं। स्वात और वजीरिस्तान में मुज़ाकरात के जरिए अमन के क़याम की ख्वाहिश नातमाम रही, क्योंकि पाकिस्तानी तालिबान ने अपने औहाम और नापुख्ता तसव्वुरात पर मबनी फरसूदा निज़ाम कायम करने की कोशिश की। अदलो इंसाफ के नाम पर मकामी ग्रुपों ने जिंदगी अजीरन कर दी और सबसे बढ़कर तहजीब व तमद्दुन से जुड़ी रवायात से इन्हिराफ करके समाजी इर्तिका का पहिया उल्टा चलाने की
बचकाना हरकत की। जंग मजहब के नाम पर होती है तो उसको कुचलने के लिए रियासत वक्त के पास रिलीजियस मॉरल हाई ग्राउंड जरूरी होता है। उनके पास भी मजहबी इक़्तिदार, मजहबी कुव्वत, मजहबी ताकत होना जरूरी है। एक जंग जो मजहब के नाम पे लड़ी जाए उसको आप लिबरल, सेकुलर, इनलाइटेंड मॉडरेशन के साथ नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी जंग, जो दो एक्सेस उसके हैं कि जो मजहब के नाम पर रियासत के खिलाफ लड़े जा रहे हैं, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो अपने आप को, जो शरीयत में जिनको खवारिज कहा जाता है, जो खवारिज हैं, खारजी हैं, दीन को इस्तेमाल करके मुसलमानों को कत्ल और ज़िबा करते हैं। और इसमें दूसरा ग्रोह जो इनकी ज़ेली शाख है, जो उनसे वाबस्ता है, वो लश्कर झंगवी है, जो शिया सुन्नी के बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में खुरेज फिरकावाराना कत्लेआम करवा रही है। तहजीबों के तसादुम के इस मरहले को सतही अंदाज में देखना कहाँ की दानिशमंदी है, क्योंकि तालिबान का एक बड़ा हिस्सा छोटे छोटे जराइम पेशा गिरोहों पर मुश्तमिल है, जिन्होंने कत्ल व गारतगरी के कारोबार को एक सनद बना लिया है और वो अपनी बका इसी में समझ रहे हैं कि लाकानूनियत के सहारे खाक व खून का ये खेल जारी रहे, क्योंकि इसके अलावा ना तो दुनिया को देने के लिए उनके पास कुछ है और ना ही उनकी पुरतशद्दुद सोच के लिए दुनिया में कोई नर्म गोशा है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।